कि आखिर दुनिया में रॉ का जलवा कैसा छाया हुआ है कि जहां देखो रॉ रॉ और बाकी दुनिया घबराई हुई है। जेरी शी उन एक राइटर्स में से थे जिन्होंने के ये रिपोर्ट लिखी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये जो इंडिया का रॉ है ये अपना फुटप्रिंट जो है, उसने कहा जी कि इंडिया बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था इजराइल के मोसाद और रशिया के केजीबी से। जो मिसाल दूं, डेली बेस पे जो आपके बकरा मंडी चलती है सियासी, जो सारा दिन शाम को बैठते हैं लोग और जो बातें करते हैं सियासी इमेच्योरिटी की, एक सूबा दूसरे पे हमले की तैयारियां कर रहा है। कोई कहता है किसी के बाप की हिम्मत है तो रोक ले, कोई कहता है कि हम फिर भी कई कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जिन चीजों को आपके स्टेडियम्स के अगर रेस्ट रूम नहीं है तो जेल को आपने 5 स्टार बना रखा है। लेकिन अगर कोई बार बार हमारे ऊपर हमला करेगा, बार बार हमारी अस्मिता के ऊपर हमला करेगा, तो क्या भारत चुप बैठेगा? तो भारत के पास भी जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। चीन को और पाकिस्तान को यहाँ पर कद दिखाने का, उनकी कितना सियासी कद है, उनका कितना दुनिया में ग्लोबल प्रेजेंस है, काम कर दिया है इंडिया ने। और ख़ास तौर पर ये जयशंकर साहब का प्लान था जो कि ज़बरदस्त तरीके से काम कर गया। अब आप खुद सोच के देखिए एक बार, 128 देश आ रहे हैं, 126-28, 65% दुनिया यहाँ पर मौजूद है। उसमें भी यहाँ पर जो है वो इतने बड़े प्लेयर को नहीं बुलाया जा रहा। यहाँ पर आपको बता दिया कि 65% दुनिया भारत के साथ खड़ी है, लेकिन हम आपको ज़रूरी ही नहीं समझते, हम चीन को ज़रूरी नहीं समझते, हम बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, आप हमारे लिए इररिलेवेंट है। और ये जो 128 देश हैं, इनमें से 70-80 तो ऐसे हैं, लगभग 80-85 होंगे, जिसको चीन कभी ना कभी ठग चुका है। इसमें साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जिनको चीन कभी ना कभी ठग चुका है, उनके साथ में धोखेबाजी कर चुका है, उनके यहाँ पे कुछ ना कुछ कांड कर ही चुका है। जेरी शी उन एक राइटर्स में से थे जिन्होंने के ये रिपोर्ट लिखी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये जो इंडिया का रॉ है ये अपना फुट कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके और इवन जो बाद में रिपोर्ट जो थी पाकिस्तान, उन सब के अंदर भी ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे, इनकी लड़ाई जो है होती रहती है इनके साथ। मैं आपको बताया था, गार्डियन की भी स्टोरी आई थी जिसमें कि कहा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर 20 इंडिविजुअल्स के कत्ल में फ्रॉम सिंस 2020 जो है वो शामिल है। इसी चक्कर में आधा टूट चुका है और मजीद टूटने जा रहा है, और ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी बेच रहे हैं, पाकिस्तान के असासे बेच रहे हैं, और पाकिस्तान का सिक्योरिटी विंडो भी क्लोज है। आप भारत से कोई काख नहीं जंग कर सकते, आप अफगानिस्तान से भी नहीं कर सकते। आप बातें करते हैं सिर्फ डॉलर लेने के लिए, मार आपको इतनी पड़नी है जिस दिन आपने पंगा करना लग पता जाना है, आपसे इंटरनल सिक्योरिटी नहीं संभाली जा रही। 76 हमले एक महीने में सिर्फ टीटीपी वाले कहते हैं हमने कर लिए हैं। आप बताने योग्य नहीं रह गए हैं कि आपका नुकसान कितना हो रहा है, और आप बातें बड़ी बड़ी बोंगियां बड़ी बड़ी आप मारते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पता है। तुम अगर कुत्ते के की नस्ल, जो मिसाल दूं, डेली बेस पे जो आपके बकरा मंडी चलती है सियासी, जो सारा दिन शाम को बैठते हैं लोग और जो बातें करते हैं सियासी इमेच्योरिटी की, एक सूबा दूसरे पे हमले की तैयारियां कर रहा है। कोई कहता है किसी के बाप की हिम्मत है तो रोक ले, कोई कहता है कि हम फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जिन चीजों को आपके स्टेडियम्स के अगर रेस्ट रूम नहीं है तो जेल को आपने 5 स्टार बना रखा है, ऐसे कमरे में रखा है, और जो सजाए मौत के लोग हैं उनके लिए रखा है। लेकिन जो तस्वीर आई हैं उसमें पता ये चलता है कि उनके पास काफी मेकर मौजूद है, उनके पास लोग उनको मसाज करते हैं रोज डेली बेस पे, उनको एक्सरसाइज करते हैं, सिटअप्स, पुशअप, और उनकी मर्जी का मेन्यू जो है वो बना के उनको दिया जाता है। किसी दुनिया की जेल में ऐसा अगर कोई सहूलत मौजूद है तो प्लीज मुझे गाइड करें। मैं खुद लीगल कम्युनिटी से मेरा रिलेशनशिप है, मैंने आपको आपके इंटरनल बात बताई है जो कल परसों से चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पड़ोस में मैं जो हमेशा कहता हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है। वहां पे जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, वहां पे इंडोनेशिया के, वहां पे मलेशिया के अनवर इब्राहिम है वहां पे, और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं, पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि ये सीधी खुल्लम खुल्ला वायलेशन है कि एक मुल्क का जो वजीर आजम है वो दूसरे मुल्क को कह रहा है कि हाँ हम आपके मुल्क में घुसेंगे, मारेंगे, इन कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। अब उस तजर्बे की रोशनी में कहा कि ये तजर्बा चूंकि कामयाब है
तो इसलिए हमें ये फाइलों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हम कागजी कार्रवाई। तो क्या भारत चुप बैठेगा? तो भारत के पास भी जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। दुनिया में सबको पता है रॉ है, दुनिया में सबको पता है आईबी है, इसी तरह दुनिया में सबको पता है आईएसआई है, दुनिया में सबको पता है सीआईए है। तो क्या ये लोग खाली बैठ करके शांति मंत्र पढ़ते हैं? ये लोग, इन लोगों का काम क्या है? सीआईए का चार्टर में ये अगर आप इसको पढ़ेंगे, उसमें चार्टर में प्रॉपरली लिखा गया है कि इनकी ड्यूटी क्या है कि आप दहशतगर्दी पे काबू पाएं। बल्कि लॉजिकली ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप फिर जंग और दहशतगर्दी को डिस्करेज करेंगे, उससे अपने आप को डिसएसोसिएट डिस्कनेक्ट करेंगे। एटलीस्ट अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो कम से कम तो इस तरह का जब कोई वाकया हो तो आप उस पर बयान दें, उसकी मजम्मत करें कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है इसको हम ऑन नहीं करते। और मैंने ये कहा था कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। 1947 में भी लोगों को फेथ बेस मुसलमान होने पे निशाना बनाया गया, जुल्म तशद्दुद का। किसी को हिंदू सिख होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैंने आपको मिसाल दी थी बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस पे। भारत के अंदर भी लोग मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ भी इश्यूज मौजूद हैं। लेकिन जो मैं सबसे बड़ी एक बात करना चाहूंगा, जो मैं रिसेंटली जब मैंने पार्टीशन के रेप होता है और लेकिन ऑनर किलिंग में बहुत ज्यादा पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे है। जो मैं बात करना चाहूंगा, कलकत्ता के अंदर जो लेडी डॉक्टर है जिसको 31 ईयर्स ओल्ड जो लेडी डॉक्टर थी जिसका रेप हुआ है, और उसके ऊपर अभी भी सो मोटो एक्शन लिया जा चुका है। जो बैनर्जी है उन्होंने कहा कि उसको फांसी देनी चाहिए। पब्लिक में जुलूस वहां अभी भी निकल रहे हैं। लेकिन मैं जब उसके कुछ मेरे वाकयात मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की तो बहुत में जाके किसी कोर्ट कचहरी में अकेली जाके केस लड़ सकती। अमेरिका में तो ये सब हो सकता है। पुलिस डायल करे तो 10 मिनट में विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम पुलिस आती है, वो पूछती नहीं कि तुम कौन हो, किधर से। तो आज भी हम वहीं के वहीं खड़े, क्या वजह है? हम इससे आगे क्यों नहीं जा रहे? इसी आपके 14 अगस्त वाले दिन मैंने शायद आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि नमरा खान है, डिफेंस कराची एक बहुत पॉश एरिया है, उसमें 3 मोटरसाइकिलों पे लड़कों ने उसको दिन दिहाड़े अगवा करने की कोशिश की और लोग खड़े देख रहे थे, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। गार्ड खड़े थे घरों के सामने जिनके पास गन्स मौजूद थी, लेकिन उन्होंने मुंह। ग्लोबल साउथ की समिट में 120 प्लस लगभग 126 देश आते हैं और उसमें बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाता है चीन को और पाकिस्तान को चलो ऑब्वियस था, ये आते तो किसी से व्यवहार बना के भीख मांगने की कोशिश करते, रोना रोते कि भाई वी आर पुअर कंट्री, हम तो आतंकवाद से ग्रस्त कंट्री हैं, हम तो बेकार देश हैं, हमको प्लीज़ बचा लो, हमको प्लीज़ कर्जा दो फॉर द कॉज। और जो मुस्लिम देश है हमको इस्लाम पे नाम पे दो। मलेशिया और कुछ एक साउथ ईस्ट एशिया में जो देश हैं वो भी ग्लोबल साउथ में आते हैं, उनसे इस्लाम के नाम पे मांगते, बाकी से दहशतगर्दी के नाम पे मांगते, किसी तरह के अलग अलग नामों पर मांगते ही रहते। मगर चीन आता तो क्या करता? चीन आता तो ग्लोबल साउथ में आज जो ज़्यादातर देश हैं वो हैं एनिमी चाइना के। मोटा मोटी आप ये पकड़ो, साउथ ईस्ट चाइना के सारे देश आप देखो, उसमें वियतनाम है, उसमें फिलीपींस है, उसमें इंडोनेशिया है, उसमें श्रीलंका है, उसमें जितने देश हैं सब वो हैं जिनको ठग चुका है चीन किसी न किसी समय पर। तो उससे कोई फ़ायदा तो होने से रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अन्य देश है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो उनको भी ठग चुका है। अगर इन 128 में से बात करेंगे तो 90 के आसपास ऐसे देश निकलते हैं जो किसी न किसी टाइम पर चीन से ठगे जा चुके हैं और चीन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और चीन से जो है अपनी आग बबूला नेचर जो है वो अपना समय पर शेयर भी करते रहते हैं। बात होती है तो मात्र 5-10 देशों के लिए, और बहुत बड़ा चैलेंज भी ये था ना। अब देखो आधी से ज़्यादा दुनिया यहाँ पर थी, 60-65% दुनिया यहाँ पर मौजूद थी और उसमें चीन को इर्रेलेवेंट बता दिया गया, उसमें चीन को भगा दिया गया पूरी तरीके से। ये जयशंकर साहब का गेम था और इसमें जो है पूरी तरीके से कद बता दिया गया कि इंडिया का क्या कद है, इंडिया के साथ में 126 देश खड़े और आपका क्या कद है, आपको हम बुलाना तक नहीं जो है वो अच्छा समझते।